बजट आ चुका है, लेकिन बजट केवल 2 महीने के लिए आया है। जुलाई के अंदर वापस से जो मेन बजट है वो आने वाला है। अभी इंटरिम बजट अनाउंस किया गया है। अंतरिम बजट होता क्या है कि जिस समय लोकसभा के चुनाव होते हैं उस समय कुछ समय सरकार को चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 2 महीने जो भी सरकार करने वाली है उसके लिए बजट की आवश्यकता है। वही बजट जो है वो अभी पेश किया गया है। तो मतलब कोई बड़ा बदलाव जो है वो नहीं किया गया है, काफी माइनर चेंजेस या फिर हम लोग कहें कि कुछ एक्सटेंड जो है वो किया गया है। चलिए जानते हैं आज हम लोग, और बड़ा विस्तार से जानेंगे, बड़ा बारीकी से जानेंगे। और आज का लेक्चर उन तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर। आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अंतिम तक देखना। हो सकता है कि लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जो है वो बजट को पेश करने जा रही हैं। उससे पहले एक पिक्चर जरूर ली जाती है, फोटो ली जाती है। बजट अनाउंस हुआ उसके बाद में ही या उसके समय ही जो है वो कुछ न्यूज चलने लगी, और उसमें सबसे बेहतरीन न्यूज तो यही थी कि कोई भी चेंज जो है वो टैक्स रेट के अंदर नहीं किया गया है। बेटर ट्रेंड्स, हायर स्पेंडिंग एंड लोअर फिजिकल डेफिसिट, ये इस बजट की हेडिंग आप लोग कह सकते हैं कि यही जो है वो बजट की मेन हाईलाइट है कि कोई भी टैक्स के अंदर चेंज नहीं हुआ है। शुरुआत करते हैं बजट का सार, बजट एट ग्लांस। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बेसिकली बजट जो है वो भारत सरकार की प्राप्तियां, मतलब जो रिसिप्ट्स हैं, व्यय के साथ साथ राजकोषीय घाटा, फिजिकल जो डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इसके साथ में जो प्राइमरी डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, इन सब को एक जगह कंक्लूड करता है ये बजट। वैसे बजट जो है वो एक बूझे एक शब्द है, वहां से लिया गया है। इन एडिशन द डॉक्यूमेंट कंटेंट डिटेल विथ रेस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। ये जो बजट है वो ये भी बयां करता है कि आखिरकार केंद्र सरकार के पास में जितना भी रेवेन्यू आया है उसको राज्यों के साथ में कितना शेयर किया जाएगा, और इसके लिए फाइनेंस कमीशन काम करता है। तो फाइनेंस कमीशन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आखिरकार राज्यों के लिए कितना बजट जो है वो आवंटित किया जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखिए कि बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय जो है, एक्सपेंडिचर, वो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 47,65,768 करोड़ रुपए, मतलब 47 लाख रुपए जो है ऑलमोस्ट खर्च किए जाएंगे सरकार की तरफ से। 47 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय जो है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग उसको कहते हैं जो कि किसी कंट्री के अंदर किसी कैपिटल को बनाती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रिज के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जो रोड्स बनती हैं उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और वहां से फिर जो है वो क्या आना शुरू होता है, पैसा भी आना शुरू होता है। तो ये बेसिकली जब हम लोग किसी एसेट को बनाते हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वो जो है वो लगभग आप लोग देख सकते हैं, लगभग एग्जैक्ट ही है 11,11,111। बड़ी जबरदस्त टर्म है ये। 11,11,111 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। 2023-24 से पूंजीगत व्यय जो है, इनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें 16.9% की वृद्धि की गई है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप लोग नोट कीजिएगा, 16.9% जो है उसमें इंक्रीज किया गया है कि हम लोग और पैसा जो है वो खर्च करेंगे टू प्रोड्यूस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको वेल डेवलप करने के अंदर, ग्रोथ के अंदर हम लोग खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग 2024-25 के अकॉर्डिंग देखें तो राज्य के हिस्से के वितरण में जो अनुदान है, ऋण है और केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं, जो सेंट्रल की योजनाएं हैं, उसमें राज्य को हस्तांतरित किए जाने वाले कुल संसाधन जो है, मतलब स्टेट को ट्रांसफर किए जाएंगे 22,22,264 करोड़ रुपए। मतलब ये जो पैसा है वो डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो फाइनेंस कमीशन इस चीज की रिकमेंडेशन करता है ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिकल 280 के तहत। राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को बनाते भी हैं, और वही जो है वो रिकमेंडेशन देता है कि राज्य को कितना पैसा देना है। खास तौर पर लोकल बॉडीज जो होती हैं, पंचायती राज वगैरह, नगर निगम, उसके लिए भी
फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करता है, इसके लिए एलोकेशन करता है। तो अगर हम लोग पिछले बजट की तुलना में देखें तो 4,13,848 करोड़ रुपए की वृद्धि जो है वो की गई है। मतलब स्टेट्स को पैसा ज्यादा दिया जाएगा, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास में। पहले जो था वो 4 लाख करोड़ पैसा कम था। इस बार जो है 22,22,264 करोड़ रुपए जो है वो राज्य को दिए जाएंगे, जो भी केंद्र के पास में पैसा इकट्ठा होता है। अच्छा, यहां पर देखिए एक टेबल जो है आप लोगों के लिए दर्शाई गई है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, मतलब राज्य के पास, केंद्र के पास में राजस्व प्राप्तियां हैं, जो कि जैसे टैक्स रेवेन्यू आता है, टैक्स जो पैसा डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वहां से पैसा कलेक्ट हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स नहीं है, विदाउट टैक्स भी पैसा कलेक्ट हुआ है। तो अगर हम लोग देखें तो राजस्व प्राप्तियां हैं कितनी, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 30,01,275 रुपए। ये कितना है, लगभग 30 लाख मान लीजिए। 30 लाख जो है वो कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सरकार को इतना पैसा प्राप्त हुआ है ना, इतना पैसा प्राप्त हुआ है। अब इसमें देखिए आप लोग कि जो कैपिटल जो रिसिप्ट्स हैं उससे प्राप्त हुआ है सरकार को 2024-25 के अंदर 17,64,494। 17,64,494। अच्छा, देखिए राजस्व प्राप्तियां ये हो गई हैं, ठीक है, फिर पूंजीगत प्राप्तियां ये हो गई हैं। मतलब ये जो पैसा आएगा वो टैक्स से आएगा, और ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो कहां से आता है, जैसे टोल टैक्स वगैरह है। सरकार ने जो भी कैपिटल्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, उसका यूज जनता करती है और पैसा जमा करती है सरकार के पास में कि हाँ आपने हमको सेवाएं दी हैं, हम इसके बदले पैसा भी आपको देते हैं, है ना। तो वो बेसिकली क्या है, वो एसेट्स से आता है, सरकार का जो एसेट्स है ये वो पैसा है। तो 30 लाख करोड़ रुपए जो आया है वो टैक्स से आया है, और 17 लाख करोड़ रुपए मोटा मोटी जो है वो कहां से आया है, कैपिटल रिसिप्ट से आया है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, पहले की तुलना में देखिए अगर कंपेयर करें तो यहां पे 26 लाख से 30 लाख पर पहुंचा है, और यहां पर 17,90,000 से 17,64,000 ये कम हुआ है ना। ये जो है वो डाउनफॉल के अंदर गया है, कैपिटल रिसिप्ट जो है वो डाउनफॉल के अंदर गया है। जबकि हम लोग देखें जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या गया है, थोड़ा सा ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिली है। मतलब ये है कि सरकार की जो सेवाएं लोग काम में ले रहे हैं, जनता काम में ले रही है, वहां से पैसा थोड़ा सा कम कलेक्ट हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, है ना, ठीक है। तो ऐसे कंपेरेटिव स्टडी जो है वो हमको काफी हेल्प करेगी। कुल प्राप्तियां देख लीजिए, अब टोटल देख लीजिए आप लोग, चाहे हम लोग टैक्स को माने या हम लोग कैपिटल रिसिप्ट को माने, अगर टोटल हम लोग कर दें तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कुल प्राप्तियां हमको इतनी हुई है 47,65,768। आप लोग इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, सरकार के पास में जो पैसा आया है वो इतना है, और बहुत अच्छी बात है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी इतना ही है। देखिए गजब आंकड़ा है, 47,65,768। हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार ने जितना पैसा कमाया है उतना ही खर्च किया है। मतलब जितना चादर है उतना ही पैर पसारा है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को घाटा नहीं है, ये घाटे की सरकार नहीं चल रही है। जितना पैसा प्राप्त हुआ है उतना ही खर्च किया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि टोटल रिसिप्ट्स इतनी है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इतना है, दोनों जो है वो इक्वल हो चुके हैं। ओके, ये मेनली हमारे लिए क्या था, ये मेनली हमारे लिए डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आप लोग यहां पर देख रहे हैं वो परसेंट के अंदर है, जैसे टोटल जीडीपी का। तो टोटल जीडीपी का अगर हम लोग राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट देखें तो टोटल जीडीपी का 5.1% है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, 5.1% है। पिछली बार कितना था, 5.8 था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में 0.7% जो है वो फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है। इस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए, फिर हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, तो पिछली बार रेवेन्यू डेफिसिट जो राजस्व घाटा था, ठीक है, वो 2.8% था, जो कि इस बार घटकर 2% के आसपास पहुंचा है। मतलब लोगों ने पहले से ज्यादा टैक्स जमा कराया है। हम लोग ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो यहां पर पहले 2.8% था कुल जीडीपी का, मतलब पहले ज्यादा था, इस बार लोगों ने टैक्स जमा कराया तो घाटा सरकार को कम हुआ, तो ये 2% यहां पर आ चुका है। तो मेनली ये परसेंट वाला जो आंकड़ा है ना वो आप लोग को याद रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पिछले बार की तुलना में यहां पर भी 0.8% जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है और
रेवेन्यू डेफिसिट भी कम हुआ है और फिजिकल डेफिसिट भी कम हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, याद कर लेंगे। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि सरकार के पास में आखिरकार पैसा जो है वो कहां से आता है, कहां को जाता है। तो सरकार के पास में सबसे पहले देखिए पाई चार्ट आप लोग को दिख रहा है, जो सबसे बड़ा स्लैब होगा सबसे ज्यादा पैसा भी वहीं से आ रहा है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि सरकार के पास में 100 रुपए आ रहे हैं, है ना, और सॉरी 101 रुपए आ रहा है। इसको आप लोग कैसे समझिए, सरकार जो है उसके पास में 1 रुपए जो है वो प्राप्त हो रहा है, और 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे जो है वो काउंटिंग होते हैं। तो 100 पैसे जो है इसका डिवाइडेशन हम लोग देख लेते हैं कि सरकार को अगर 100 पैसे मिलने हैं तो कहां कहां से मिलने हैं। 100 पैसे में से सबसे ज्यादा आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर, तो इसका मीन्स ये हुआ कि सरकार को लगभग 28 पैसे जो है, 28 पैसे वो कहां से मिल रहे हैं, उधार और अन्य देयता यानी कि लायबिलिटीज जो है उनसे मिल रहे हैं। जैसे मान ली सरकार ने उधार दे रखा है, उसका ब्याज भी जो है वो किसको मिलता है, सरकार को मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो इनकम है। उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, हमको ये जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग 2 नंबर डाल देंगे। इनकम टैक्स जो है वो दूसरे नंबर पर है। इनकम टैक्स सरकार का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हथियार है, ये पहले नंबर पे था, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है। 19 पैसे यहां से मिल रहे हैं। 19 पैसे के बाद में फिर 18 पैसे यहां से मिल रहे हैं, जो कि है जीएसटी वाला। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो उसको हम लोग 3rd नंबर पर रख देंगे, जो कि 18 पैसे है। कितना है, 18 पैसा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 17 पैसे है, इसको हम लोग 4 नंबर पर रख देंगे, 4 नंबर पर रख दिया है। 17 पैसे के बाद में फिर हमको जो मिल रहा है वो है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो कि 7 पैसे है, इसको हम लोग 5 नंबर पर लिख देंगे। तो मेनली अगर मोटा मोटी हमने 5 भी देख लिया कि टॉप 5 गेनर्स जहां से पैसा प्राप्त हो रहा है वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे लिखिए आप लोग, उसके अंदर क्या है, बोरोइंग एंड अदर्स लायबिलिटीज से नंबर 1। नंबर 2 इनकम टैक्स से मिल रहा है। नंबर 3 हम लोग को मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नंबर 4 कॉर्पोरेट टैक्स। नंबर 5 नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टॉप 5 जो है वो आप लोगों को हमेशा देख के जाना है, अच्छे से देख लेना है ना। तो मतलब हम लोग ये कहेंगे कि सरकार ने उधार काफी दे रखा है, उससे उसका ब्याज मिल रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट वाले को भी इग्नोर करें तो सरकार के पास में इनकम टैक्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए खर्च कहां पर होता है, सरकार खर्च कहां करती है, सबसे बड़ी स्लैब कहां पर दिख रही है आपको। तो 2 स्लैब्स हम लोगों को बड़ी दिख रही हैं। एक तो हमारे पास में ये वाली स्लैब है जो कि बहुत बड़ी दिख रही है, और एक ये वाली स्लैब है लगभग ऑलमोस्ट जो है हमको इक्वल दिख रही है। तो हम लोग ये कह देते हैं कि सरकार जो खुद इंटरेस्ट पे करती है वो 20 पैसे है, मतलब हम लोग इसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। और दूसरा हम लोग रख सकते हैं शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज, यानी कि स्टेट को जो दिया जाता है, इसको भी हम लोग पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे रख लीजिए, दोनों इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में देखिए हम लोगों को ये वाला काफी बड़ा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा ही होगा। तो ये 3rd नंबर पर जो है वो सरकार पैसा खर्च कर रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, डिफेंस के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर। इसको हम लोग 3rd नंबर पर रख सकते हैं, 2nd नंबर पर भी रख सकते हैं ना, क्योंकि वो पहले वाला जो है वो इक्वल था। फिर 16 पैसे के बाद में हम लोग आते हैं 9 पैसा जो है हमको ठीक दिख रहा है, तो अदर एक्सपेंडिचर जो है इसको हम लोग 4th नंबर पर रखेंगे, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर को। उसके बाद में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वो 8 पैसे पर 5वें स्थान पर आ जाएगी। लेकिन 8वें पर हमारे पास में एक और है, जो फाइनेंस है वो कहता है कि भाई ठीक है, अदर जो ट्रांसफर्स है उसको भी काउंट करता है, तो इसको भी हम लोग 5 के ऊपर रख सकते हैं, है ना। डिफेंस जो है वो भी 8 पैसा है, तो 3 सेक्टर हमारे पास में इक्वल हो गए हैं, एक तो डिफेंस, एक जो फाइनेंस अदर ट्रांसफर्स होते हैं, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है ये इक्वल है 8 पैसा। तो सरकार जो है वो इतना पैसा इसके ऊपर खर्च कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग हमारे बजट का 8% जो पैसा है वो किसके ऊपर, बजट के ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो घाटा है सरकार को, डेफिसिट है, उसको एक बार कंक्लूड करते हैं। जैसे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये मेनली तो आपको 2 ध्यान रखने ही रखने हैं, इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपको मैंने बता ही दिया है कि 0.7% जो है पहले से कम हुआ है, यही आंकड़ा है, वापस से ये परसेंट के अंदर है टोटल जीडीपी का। तो टोटल जीडीपी का 0.7% जो है वो फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो भी लगभग 0.7% क्या हुआ है, यहां पर
कम हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये आंकड़े जो है वो ध्यान में रखने हैं। हो जाएगा, इतना क्लियर है, बड़ा अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फिर देखिए राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण के स्रोत, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। मतलब हम लोग कहते हैं कि जो भी सरकार का डेफिसिट है, चाहे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, कैपिटल डेफिसिट की बात करें, है ना। देखिए यहां पर जो डेटा लिखा हुआ है 16,81,944, ये क्या है, बेसिकली बजट 2024-25 के अंदर जो राजकोषीय घाटा है वो सर्वाधिक कहां से हो रहा है ना, कहां से हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो टोटल तो वैसे हमारे पास में 16,85,494 इतना जो है वो क्या है, घाटा है। ये क्या है, हमारे पास में एक घाटे का अनुमान है कि इतना घाटा जो है वो हमको लगता है। देखिए भारत के अंदर सोशल गवर्नमेंट जो है वो चलती है ना, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। सरकार चाहती है कि लोगों का कल्याण हो, और लोगों के कल्याण के अंदर पैसा अधिक खर्च होगा, तो हमेशा हमारी सरकारें जो है वो घाटे के अंदर रहती है, और रहनी भी चाहिए। हाँ, बस ये कि ज्यादा डिफरेंस ना रहे, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ रंग बिरंगी लाइनें आपको दिख रही होंगी। इन रंग बिरंगी लाइनों को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोग ब्लू वाली लाइन को देखिए। ब्लू वाली लाइन का मतलब है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट जो कि 2013-14 के अंदर 4.5% था, वो थोड़ा सा कम हुआ, 3.5, 3.5, 3.4, 4.6। इस समय जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि साल है 18-19 और 19-20 के अंदर, है ना। मतलब 2018-2019 के अंदर ये थोड़ा इंक्रीज आया। और 9.2 जिस समय कोविड का टाइम पीरियड था, हमारी इकोनॉमी को बाहर निकलना था, तो सरकार ने पैसा बहुत खर्च किया था, तो 9.2 जो है वो डेफिसिट हमारा हो चुका था। वापस से धीरे धीरे कम किया गया और 5.1 पे जो है वो लाया गया। मेनली हम लोग ये भी इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोविड नहीं आता तो ये रेवेन्यू डेफिसिट और कम हो जाता, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये रेड वाली लाइन देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट ऑलमोस्ट सभी सेम है। तो हम लोग अब यहीं पे गौर फरमाते हैं, इस वाले इस जगह पे आइए। तो फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट वो 5.8 से 5.1, रेवेन्यू डेफिसिट 2.8 से 2%, ठीक है। फिर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी 2.3 से 1.5, और फिर है प्राइमरी डेफिसिट 1.8 से 0.8। मतलब सभी जो है वो कम हुए हैं। तो हम लोग कंक्लूजन से ये पहुंच सकते हैं कि हमारे जीडीपी का जो डेफिसिट है वो सभी के अंदर कम हुआ है, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, चाहे हम लोग फिजिकल डेफिसिट की बात करें, इफेक्टिव की बात करें, प्राइमरी की बात करें, सभी जो है कम हुए हैं। ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, या हम लोग कहें कि टैक्स रिसिप्ट हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि यहां पर दो अलग अलग बार्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। जब हम लोग येलो बार की बात करेंगे तो येलो बार का मीन्स है कि डायरेक्ट टैक्स है ये। तो डायरेक्ट टैक्स से सरकार को जो पैसा प्राप्त हुआ है वो टोटल टैक्स रेवेन्यू का टैक्स जो मिला है सरकार को, उसका 6.7% है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उससे 4.9% प्राप्त हुआ है। और टैक्सेस के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 0.1% हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 11.6% से 11.60% जो है उतना इजाफा हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, अब हम लोग हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर देखिए 1% का 0.1% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब पहले से डायरेक्ट टैक्सेस जो लोगों से प्राप्त हुए हैं वो 0.1%, मतलब इनकम टैक्स लोगों ने खूब दिया है, 0.1% बढ़ोतरी हुई है। और फिर यहां पर देखिए कम हुआ है। ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये डाउन चला गया है, लॉ चला गया है, कम गया है, डिक्रीज हुआ है। ये कितना, 0.1%। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके ना थोड़ा सा इजाफा आया, लेकिन कमी और वृद्धि दोनों इक्वल है, 0.1% ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये डेटा हो सकता है। हम लोग जब खर्च करते हैं, सरकार जब खर्च करती है, तो कहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये लाख करोड़ के अंदर। जैसे देखिए 7,68,000 करोड़, 14,94,000 करोड़, 15,19,000 करोड़, 5,02,000 करोड़, 1,32,000 करोड़, 3,50,000 करोड़। ये क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले जो सबसे नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा है, या सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं 3,50,000 जो आपको दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली अदर ग्रांट्स और लोन्स पर पैसा जो है खर्च हुआ है। सबसे बड़ा स्लैब आप लोगों को यहां पर ये वाला देखने को मिल रहा है, जो कि है आपके लिए सेंट्रल जो सेक्टर के स्पॉन्सर जो स्कीम होती है, सरकार ने वहां पर पैसा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 15.19 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं।
मतलब मोटा मोटी पैसा जो है वो कहां पर खर्च हो रहा है, ये ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है। डेटा से जब हम लोग बात करेंगे वहां पर एग्जैक्ट डेटा हमारे पास में निकल के आएगा कि आप लोगों को कंक्लूड करूंगा भी लेक्चर को मैं, है ना। अब देखिए सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसमें देखिए पेंशन के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है 2,39,612, मतलब लगभग ये मान के चलिए कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो पेंशन के ऊपर खर्च हो रहा है। 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है, 4.5 लाख करोड़, ये देखिए ये डिफेंस का बजट है। 4,54,773, ये क्या है, डिफेंस का बजट है। लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस का बजट है हमारा, ठीक है, मतलब वो खर्च हो रहा है पैसा वहां पर। फिर सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स पर खर्च हो रही, केवल फर्टिलाइजर पर, वो 1,64,000 करोड़ रुपए है। केवल फर्टिलाइजर पर हम लोग 1,64,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर एजुकेशन पे देखिए, एजुकेशन पे पैसा खर्च हो रहा है 1,24,000 करोड़ रुपए, 1,24,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। अगर एनर्जी की हम लोग बात करें तो एनर्जी पे देखिए 76,302, मतलब एजुकेशन की कंपैरिजन में ऊर्जा पर पैसा कम खर्च हो रहा है, ठीक है। फिर हेल्थ पर हम लोग खर्च कर रहे हैं 90,000, यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज जरूर करना चाहिए सरकार को। 90,171 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं हेल्थ के ऊपर। फिर सरकार इंटरेस्ट दे रही है, ये जबरदस्त डेटा है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 11,90,440 करोड़ रुपए, 11,90,000, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 12 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार वो हर साल ब्याज के ऊपर पैसा खर्च करती है, 12 लाख, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग कहें तो यही डेटा हमारे पास में है कि 12 लाख करोड़ रुपए हम लोग किस पे खर्च करते हैं, ब्याज के ऊपर। तो जब भी हम लोग फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, तो यही डेटा जो है हमारे बहुत काम में आता है। इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, व्यय के लिए पैसा जो खर्च होता है, एक छोटा सा डेटा मैंने आप लोग को यहां पे रखा है। जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यहां पर पैसा जो है वो थोड़ा सा बढ़ोतरी इसके अंदर हुई है। ट्रांसपोर्ट पर 5.44% जो है, यानी कि परसेंट में नहीं, लाख करोड़ के अंदर है, 5,44,000 करोड़, तो यहां पर भी इंक्रीमेंट आया है। यहां पर भी रूरल डेवलपमेंट के अंदर पैसा ज्यादा खर्च करने के लिए बताया गया है। फिर एग्रीकल्चर जो अलाइड सर्विसेज है, यहां पर भी थोड़ा सा इंक्रीज है, थोड़ा मामूली सा है क्योंकि 2 महीने का बजट है ना। एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा इजाफा है। सभी में जो है आपको इजाफा देखने को मिलेगा, यहां पर सभी में इजाफा है, सभी में इजाफा है। चाहे सोशल वेलफेयर की बात करें, एनर्जी की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर में सभी के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा खर्च किया ही गया है। तो यहां से हम लोग एनालिसिस निकाल सकते हैं कि व्यय के अंदर, खर्च करने के अंदर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है, वहां पर ऑलमोस्ट हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सरकार को प्राप्त हो रहा है वहां पर कुछ जगह पर सरकार ने कम गेन किया है ना, थोड़ा सा जो है वो कम गेन किया है। अब देखिए, पहले हम लोग राज्यों को, जो सेंटर के पास में पैसा इकट्ठा होता था, वो राज्यों को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए दिया जाता था, लगभग, या 21 लाख करोड़ रुपए मान सकते हैं क्योंकि 20.99 है, 21 लाख करोड़ रुपए हम लोग राज्य को देते थे। वहीं पर बढ़ाकर लगभग ये मान के चलिए 23 लाख करोड़ रुपए, 22.75 है, 23 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसको दिए जाएंगे, राज्य को दिए जाएंगे। तो इसके अंदर भी इजाफा किया गया है। सरकार कहती है कि भाई हमारे पास जो पैसा है उसमें हम लोग थोड़ा सा और राज्य को देंगे ताकि वो विकास कर सके, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो है वो भी आप लोगों को लगभग 2 लाख करोड़ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो राज्य को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी जो है हमने देख ही लिया है कि बजट का साइज हमारा 47 लाख करोड़ का है। बजट का साइज जो है वो 47 लाख करोड़ का है। पैसा कहां कहां से आ रहा है उसके लिए एक फ्लो चार्ट है, और पैसा कहां कहां जा रहा है उसके लिए फ्लो चार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कवर भी कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कवर भी कर चुके हैं। अब देखिए, कुछ योजनाएं हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। बार बार आप लोग देखते होंगे कि लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर इस बात की चर्चा होती रहती है कि नरेगा पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन नरेगा पर कितना खर्च हो रहा है वो देखिए यहां पर एग्जैक्ट डेटा। नरेगा पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो 2024-25 के अंदर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि पहले भी इतने ही थे। उससे पहले 60,000 करोड़ थे 23-24 के अंदर, ठीक है, ओके। ये बजट एस्टिमेट है और फिर उसको रिवाइज किया गया था, इसमें बढ़ा दिया गया था, रिवाइज जो बजट था उसमें बढ़ा दिया गया था। और 90,000 करोड़ जो कि 22-23 में थे, है ना, तो 90,000 करोड़ रुपए जो है वो नरेगा पर खर्च हो रहे थे, धीरे धीरे कम किए गए। अब यहां पर 86,000 करोड़, मतलब पहले की तुलना में कम कर दिया गया है। तो पहले की तुलना में अगर हम लोग यहां पर देखें 22-23 में, तो 86,000 करोड़ हो चुका है, कम हो चुका है। और अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेगा पर उतना ही पैसा जो है खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर
80,671। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर पैसा पहले से बढ़ा दिया गया है, जबकि नरेगा पर इक्वल रखा गया है। आवास योजनाओं के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है। इसका मीन्स ये है कि सरकार जो है वो अब किस सेक्टर में काम करने के लिए जा रही है, पैसा कहां पर खर्च होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो एसेट्स बिल्डिंग है ना, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनके शेयर भी देखना बढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिर अगर हम लोग बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन में देखिए 70 जो है हजार करोड़ रुपए से 70,163। हल्का सा चेंज है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन नरेगा को बिल्कुल सेम रखा गया है। आवास योजना में बढ़ोतरी की गई है, और जबकि जल जीवन मिशन जो है उसमें हल्का सा मामूली सी जो है वो बढ़ोतरी की गई है। ओके, अच्छा, अब कुछ हम लोग अपनी देसी भाषा में इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास में 2 टैक्स के स्लैब्स हैं। जैसे हमारे पास में ऑप्शन आता है कि आप पुरानी टैक्स स्लैब में जाएंगे, नई वाली टैक्स स्लैब में। पुरानी टैक्स स्लैब जो है उसमें केवल 4 ही कैटेगरी है। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता आपको, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अधिक पर 30%। लेकिन जो नई टैक्स स्लैब है उसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, फिर 3 से 6 लाख पर 5% लगता है, 6 से 9 लाख पर 10% लगता है, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से अधिक पर 30% लगता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 10 लाख पर ही 30% था, जबकि नया जो टैक्स स्लैब है वो 15 लाख से अधिक अगर आपकी इनकम है तो फिर वो 30% सरकार को देना होता है। तो अभी भी जो कंज्यूमर्स हैं, या हम लोग कहेंगे जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर ये छोड़ा गया है कि आप कौन सी टैक्स स्लैब जो है उसको चुनना चाहेंगे। अब कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं जिसकी मदद से आप लोग इस पूरे बजट को समझ पाएंगे। टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर ही जो है वो टैक्स फ्री रखा गया है। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुराना टैक्स रिजीम जो है चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही जो है वो टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। वही नया टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनसे भी इनकम टैक्स एक्ट में 87A जो है सेक्शन, इसके तहत सैलरीज पर्सन जो है 7.5 लाख तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक इनकम पर टैक्स छूट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो टैक्स के अंदर कोई खासा चेंज नहीं आया है। फिर हम लोग बात करें पेंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे हम लोग इनकम टैक्स की बात करें, कईयों का पेंडिंग चल रहा है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है थोड़ा सा माफ करते हैं। 1 करोड़ जो करदाता है, टैक्स पेयर्स हैं, उनके टैक्सेस को माफ किया गया है। तो 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग टैक्स डायरेक्ट के मामले में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। मतलब केवल इस स्लैब के अंदर जिनका डायरेक्ट टैक्स बाकी था उसको माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25,000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो। केवल 25,000 का टैक्स बन रहा है तो बोला कि ठीक है, जाओ ऐश करो, पार्टी करो, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। ओके, इसी तरह 2010 से 11-14 के बीच में पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स अगर 10,000 तक का है तो भी माफ किया जाएगा। ठीक है, और इसका फायदा 1 करोड़ लोगों को मिलेगा। मतलब 2009-10 तक अगर आपका कोई इनकम टैक्स बाकी है 25,000 तक का, तो मस्त होगी, गोवा घूम के आओ, है ना, पैसा नहीं लेंगे आपसे। और 2010 से लेकर 2014 तक 10,000 का टैक्स बाकी है, तो फिर आप लोग जो है घर के पास कहीं थोड़ा घूमिए आओ, 10,000 रुपए आप उसमें वसूल कर लेंगे। रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, 1 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। तो रूफटॉप जो सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो देने का ऐलान किया गया है। सरकार साल 2014 से नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगेंगे, है ना। तो 1 करोड़ घरों के अंदर जो है वो रूफटॉप सोलर लगेंगे। अगर आप लोग रूफटॉप लगवाते हैं तो आपको 300 यूनिट बिजली जो है वो भी फ्री दी जाएगी। फिर देखिए, 40,000 बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदला जाएगा। 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है। तो 40,000 बोगियां जो हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और वंदे भारत के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन उनका करेंगे। ठीक है, और कॉरिडोर जो है कौन कौन से, एनर्जी एंड सीमेंट कॉरिडोर है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है, इन सब में पैसा खर्च होगा। उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट बने जाएंगे, मौजूदा एयरपोर्ट का भी जो है विस्तार होगा। तो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत नए और भी जो है एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और फिर 2016 में इस स्कीम को शुरू किया गया था उड़ान को। इसका मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, ग्रामीण आवास का भी जो है दायरा बढ़ाया गया। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि जो पैसा है आवास योजना के तहत उसमें इंक्रीज देखने को मिला है और काफी बड़ा
इंक्रीज है। तो 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, वहीं 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने और बनाने के लिए आवास योजना भी शुरू करेगी। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया है। अब कवर जो है वो आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, देखिए अब क्या है, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगी अब आयुष्मान भारत योजना के अंदर। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता है ना, 5 लाख तक का इलाज जो है आयुष्मान योजना में फ्री मिलता है। लखपति दीदी है ना, अगर आप में से भी कोई महिला देख रही तो लखपति बन सकती है। तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है कि इसके तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। पहले यह टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बेसिकली बात यह है कि जो भी महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहती हैं, उनको सरकार मदद करती है ना। तो लाख रुपए का मदद करती है, तो लाख रुपए से वो क्या कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, लखपति दीदी है ना। यूविन पोर्टल कोविड में काफी काम में आया था। तो यूविन पोर्टल के जरिए जो है वो अब क्या किया जाएगा, 9 से 14 साल की जो बालिकाएं हैं उनको फ्री क्या किया जाएगा, टीका उनके लगाया जाएगा। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1,25,000 से अधिक मरीज मिलती हैं। इससे मरने वालों की संख्या लगभग 77,000 से ऊपर है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए जो है वो किया गया है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 11% की वृद्धि जो है वो की गई है बजट को लेकर, ठीक है। और जीडीपी का 3.4% जो है वो पैसा किस पे खर्च होगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। जैसे हम लोग बात करें एयरपोर्ट्स की, फ्लाईओवर, ये बेसिकली क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये वाला, ठीक है। तो इतना वृद्धि की जाएगी। आप लोग इससे स्टॉक जो मार्केट है उसका थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। डिफेंस बजट के लिए मिले सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल से 3.4% बढ़ा है। तो भारत का डिफेंस सेक्टर बजट अब जो है वो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है हो चुका है, जो कि पहले लगभग 5.93 लाख करोड़ था। मतलब पहले से इजाफा हुआ है। तो इजाफा कितना हुआ है, 3.4% की, है ना। डिफेंस सेक्टर के अंदर पैसा थोड़ा सा बड़ा है। तीनों सेनाओं की सैलरी के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले 12,652 करोड़ रुपए ज्यादा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम, है ना। तो डिफेंस सेक्टर में पैसा खर्च हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है, लेकिन सॉरी डिफेंस सेक्टर में हुआ है, आपके इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर में देखिए थोड़ा सा पैसा कम, सबसे कम 1.27 लाख करोड़ रुपए पिछले साल से, ये थोड़ा सा ही बढ़ा है 1.6%, ठीक है। तो पिछले साल की तुलना में एग्रीकल्चर देखें तो कोई खासा परिवर्तन नहीं किया गया है। मत्स्य जो फिशरीज है उसमें थोड़ा सा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 55 लाख नए रोजगार जो है वो मिलेंगे। ओके, जल कृषि उत्पादकता को 3 टन से बढ़ाकर 5 टन जो है वो किया जाएगा। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक जो है वो ले जाया जाएगा। ओके, टैक्स सेवी यूथ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा और 50 साल तक कोई भी ब्याज उस पर नहीं लगेगा। तो जो भी मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, देखिए 1 लाख करोड़ रुपए तक की कोष की घोषणा की गई है फाइनेंसिंग के लिए। लोग 50 साल के लिए ये होगा, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने में मिलेगा। मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनोवेशन करना चाहते हैं उनको सरकार पैसे देगी और कोई भी ब्याज आपका नहीं लगेगा। फिर है बजट का क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस रहा है। 6,585 चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। ओके, और 2023 तक आप लोगों को पता है कि कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप भी की जाएगी। तो ये ईयर जो है ना वो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और वैसे आप लोग को पता है कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सरकार ने ले भी रखा है, ठीक है। चलिए, नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। तो अस्पताल जो है, ठीक है, वो बनाए जाएंगे, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे और इसके लिए कमेटी बना भी दी गई है। ब्लू इकोनॉमी, मतलब हम लोग बात करते हैं कि सी फूड्स वगैरह इनकी बात करें, इस पे पूरा बिजनेस चलता है, इकोनॉमी चलती है। तो इसके तहत नई योजना जो है वो शुरू की गई है, ब्लू इकोनॉमी 2.0, याद रखना। टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ब्लू इकोनॉमी का मतलब? समुद्री आधारित अर्थव्यवस्था या समुद्री संसाधनों का रिसर्च का विकास करना है। तटीय राज्यों के पास ब्लू इकोनॉमी के जरिए केंद्र सरकार विकास पर फोकस करती है। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें टूरिस्ट को समुद्र की गहराइयों को स्कूबा डाइविंग कराई जाएगी। ब्लू इकोनॉमी का देश की जीडीपी में 4% योगदान है। ब्लू इकोनॉमी जो है इसमें कितना योगदान है? 4% का योगदान है। फिर टूरिज्म के लिए राज्य को, आप देखिए, आप मालदीव वाला वो जाहिर सी बात थी कुछ ना कुछ होगा।
तो लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोर्ट कनेक्टिविटी जो है वो की जाएगी। मतलब अब जो है वो टूरिज्म को थोड़ा सा बूम दिया जाएगा। एफडीआई इनफ्लो 10 साल में दोगुना हो चुका है। विदेशी निवेश को फॉरेन पार्टनर्स से जो है वो बात करके हम लोग और इसको इंप्रूव करेंगे। तो एफडीआई इनफ्लो जो है $596 बिलियन जो है वो पहले था, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है और एफडीआई पर और भी इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है कि हम लोग इसको दुगना कर देंगे। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जो है ना, फिजिकल जो डेफिसिट है वो 4.5% करने का टारगेट है। अभी ये जीडीपी का 5.1 है। तो हमने अभी देखा भी था कि पहले 5.8 था, फिर 5.1 आया है, अब टारगेट है कि 4.5% इसको करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एनालिसिस में हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है। फिर देखिए, राज्यों में सुधारों की जरूरत है, इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए इंटरनेट फ्री देंगे। तो इंटरनेट फ्री के लिए भी पैसा जो है वो खर्च किया गया है कि ताकि हम लोग डिजिटल जो भारत है इसका सपना देख सकें। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा ट्रेंड और 390 यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएंगी। मतलब हम लोग एजुकेशन के ऊपर भी पैसा खर्च कर रहे हैं। पहले आपने देखा ही, मैंने बताया अभी कि एजुकेशन के लिए भी जो है पैसा खर्च हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 34 लाख करोड़ रुपए का खाते जो है खातों में भेजे जाएंगे। कैसे? 25 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए जो है खातों में भेजे हैं सरकार ने। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद भी मिली है। मतलब योजनाओं के थ्रू जो है इतना पैसा ट्रांसफर हुआ है, 34 लाख करोड़ रुपए। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर जो है उनको भी मदद मिलेगी। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का योजना का लाभ भी मिलेगा। ये